जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज पार्ट 3 के वीडियो की बात करेंगे। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं वर्णमाला पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आज वही वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो फॉर्मेलिटीज़ तो पता ही है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास ले रहा हूँ। ठीक, तो अब हम वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बेसिक जानकारी थी वो आपने पहले वीडियो में जरूर प्राप्त कर ली है। ठीक, कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में आपको दो प्रकार के अक्षर मिलेंगे, तो स्वर मिलेगा और एक व्यंजन मिलेगा। ठीक, तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। ठीक, तो अब हम इसको सीरियल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्वर की बात कर लेते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो बचपन में या फिर आगे जो आप कक्षा 1 कक्षा 2 या 3 जहाँ कहीं भी आपने स्वर या ऊंची क्लास में तो आपने स्वर पढ़ा ही होगा, आपके टीचर ने पढ़ा ही होगा कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वतंत्र होते हैं। ठीक, तो ये स्वर के बारे में आप जानते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, तो स्वर कितने हमने 11 पढ़े थे। अब कुछ यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट के आधार पर हम स्वरों के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे कई चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण लिखे हुए हैं, 4 ध्वनियां लिखी हुई हैं। ठीक, ये हम इनको क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं, मूल स्वर, क्योंकि इन स्वरों से हम अन्य स्वर बना सकते हैं। ठीक, इसलिए इनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं। और ये एक मात्रिक है, इसलिए हम इन्हें लघु स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, या एक मात्रिक भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये 4 नाम इन 4 वर्णों के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो आप इनको अपने दिमाग में जरूर स्थिर रखिएगा। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे मात्राएं लग गई हैं। ठीक, और ये संयुक्त मतलब क्या होता है, मिलकर बनना। तो ये आ प्लस आ मिला के बड़ा आ बन जाता है। ठीक, तो इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहा गया है। और ये इससे बड़ा अक्षर है, यहाँ पे डबल मात्र मतलब 2 मात्राओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए गुरु मतलब होता है बड़ा, तो ये गुरु स्वर हो गया। और दीर्घ मतलब भी आप सबको पता है कि बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी दीर्घ, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा गया। और एक नहीं, यहाँ पे 2 मात्राओं का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया है। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। और जो अंग आहा है ये अयोग वाह है और असंगत है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो स्वर का चार्ट था इसमें कौन कौन से अयोग वाह है। ठीक, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो स्वरों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो स्वरों के वर्गीकरण में पहला है, हम ओंठ की स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ओंठ की स्थिति के आधार पर देखिए, आप बोलेंगे तो कुछ वर्ण या अक्षर ऐसे होंगे, जब आप बोलेंगे तो आपकी जो ओंठ नहीं है वो गोल हो जाएगा। और जब कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको आप बोलेंगे तो आपकी ओंठ की स्थिति वो गोल नहीं होगी। तो आवृत्तमुखी मतलब कि गोल नहीं होगी, वृत्तमुखी मतलब गोल हो जाएगी। ठीक, तो जिसे बोलिए अ, आ, ई, ए। ठीक, आदि ऐसे अक्षर हैं कि जब हम इनको बोलेंगे तो हमारी जो ओंठ की स्थिति है वो गोलाकार नहीं होगी। लेकिन आप उसी तरह अगर आप ऊ, ऊ, ओ को बोल के देखिए, बोलिए बोलिए, सुनिए ही नहीं बोल के भी देखिए, तो आपको आपकी जो ओंठ की स्थिति है ना वो एकदम गोल हो जाएगी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ओंठ की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन से, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। ठीक, इसी प्रकार आगे हम लोग चलते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, आप अपनी जीभ को शीशे में देख लीजिए, हाँ निकालिए बाहर, देखिए उसमें एक पीछे का भाग है, एक बीच का भाग है और एक आगे का भाग है। ठीक, तो इन्हीं के आधार पर एकदम सिंपल है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, समझने वाली बात है ना कि हमारे जीभ के हम 3 पार्ट कर लेते हैं कि एक आगे आगे वाला भाग, एक मध्य वाला भाग और एक पश्च वाला भाग। तो ऐसे ही हम उसमें स्वर ऐड कर दो तो अग्र स्वर, पश्च मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते, ई बड़ी ई, ए बड़ा है। ठीक, ये अग्र स्वर हो गए। और छोटा जो होता है वो मध्य स्वर होता है। और पश्च स्वर में ये जो अक्षर लिखे हुए हैं आ, उ, ओ और ये आगा स्वर यानी अ, ये कौन से हमारे पश्च स्वर हो जाते हैं। ठीक, तो ये आप चार्ट एक बार देख लीजिए। अब आगे चलते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्राएं या तो एक मात्रक होगी या द्विमात्रिक होगी या एक से अधिक मात्रिक होगी। ठीक है, सिंपल बात है। तो आप लोग इसी के आधार पर इसको डिवाइड कर लीजिए।
तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ ई। दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर में दो से अधिक, जैसे हमने बोला थे राम, तो उसमें बीच में कई मात्राएं आ जाती हैं। ठीक, तो ये मात्राओं या उच्चारण के स्थान पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। समझ में आ गया? ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक, तो इसको हम लोगों ने चार भागों में बांटा है। पहला है संवृत्त। संवृत्त मतलब क्या होता है? मुख लगभग बंद। तो आप इन अक्षरों को बोलिए ई ऊ, तो इसमें मुख लगभग बंद होता है। ठीक, फिर इसमें क्या होता है, फिर अगला चलते हैं अर्ध संवृत्त। इसमें जो होता है मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसमें लगभग बंद रहता है, इसमें आधा बंद रहता है। जैसे ए ओ, ये बोलिए तो आपको पता चल जाएगा। जब तक आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। उच्चारण करिए समझिए, उच्चारण करिए समझिए, सब समझ में आ जाएगा। विवृत्त मतलब होता है मुख पूरा खुलता है। बोलिए बड़ा आ, खुला ना पूरा मुंह। ठीक, अब बंद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद अगला है अर्ध विवृत। इसमें क्या होता है, मुख द्वार हमारा आधा खुलता है। जैसे ये जो वर्ण लिखे हुए हैं आ ए ओ, इसमें देखिए आधा खुला ना। ठीक, तो ये चार्ट आप देखिए, इसमें हम लोगों ने मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को चार भागों में बांटा है। ठीक, अब आगे चलते हैं जाति के आधार पर। ठीक, एक या तो एक जाति के आधार पर भी दो प्रकार से हो सकता है, या तो हमारी जाति का होगा या किसी गैर जाति का होगा। ठीक, तो यहाँ सजातीय स्वर, विजातीय स्वर, यदि स्वर के साथ उसी जगह आ बड़ा, ये सेम सेम है ना। ठीक, तो सजाती हो गया, और आ के साथ ऊ तो विजाती। ये एकदम सिंपल है, आप देख के भी पहचान सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जात के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ठीक, तो हवा या नाक के मुख से निकलने के आधार पर, तो इसमें भी आप दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बस ये सोचिए कि वर्ण जो होते हैं उनको हम बोलेंगे या तो कुछ हमारे मुख से हवा निकलेगी, या कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलेंगे तो नाक और मुख दोनों का प्रयोग होगा। ठीक, जैसे चांद बोलिए या राम बोलिए, तो अंतर आपको पता चल जाएगा। तो निरुनासिक, निरुनासिक क्या होता है? जो स्वरों का उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो हमारे मुख से निकलती है। जैसे आ ई बोलिए, मुख से निकली ना। ठीक, क्लियर। अब अगला चलते हैं अनुनासिक। तो इसमें क्या होता है, जो हवा नाक और हमारे मुख दोनों से निकलती है, जैसे आ ओ। ठीक, जैसे जुकाम नहीं होता, ठीक वैसे ही अनुनासिक में हवा नाक और मुख, और निरुनासिक में केवल मुख। ठीक, अब हम लोग घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये मैं घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर जो लेक्चर में दे रहा हूँ उसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि अक्सर लोग इनमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब व्यंजन में भी इसी के आधार पर उनका डिवाइडेशन पढ़ लेते हैं तो स्वर और व्यंजन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, कि कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। तो मैं आपको स्वर के बारे में बता रहा हूँ, तो आप सिर्फ स्वर को ही अपने दिमाग में रखिए। ठीक, तो सबसे पहले आप जानिए कि यहाँ पे घोषत्व का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सघोष में होता है और अघोष में नहीं होता है। ये दोनों पॉइंट आपने कैप्चर किए। ठीक, इनको अपने ध्यान में रखिए। अब जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, और सघोष को ही हम लोग घोष कहते हैं। ये दोनों नाम एक ही हैं, आप कंफ्यूज मत होइए कि सघोष अलग है और घोष अलग। ठीक, सघोष और घोष एक ही नाम है, अलग क्या है? अघोष। ठीक, सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष या घोष होते हैं। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखा। ठीक, अब चलते हैं, इसमें अघोष का कोई मतलब नहीं था। अब चलते हैं हम लोग प्राणत्व के आधार पर। तो प्राण मतलब होती है वायु। प्राणत्व के आधार पर हम लोग डिवाइडेशन करते हैं कि वायु किस मात्रा में हमारे मुख से निकल रही है उस वर्ण के उच्चारण में। ठीक, तो या तो कम निकलेगी या ज़्यादा निकलेगी। अगर कम निकल रही तो अल्प प्राण, ज़्यादा निकल रही तो महाप्राण। ठीक, तो प्राणत्व के आधार पर हमने दो भागों में बांट लिया, अल्प प्राण और महाप्राण। और सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। ठीक, ये आपने पॉइंट कैप्चर कर लिया। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे इन आधार जितने भी आधार मैंने आपको बताए हैं, इन आधारों पर स्वरों का डिवाइडेशन किया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं व्यंजनों की ओर। तो व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और हमने व्यंजनों को 5 प्रकारों में डिवाइड किया है। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म या संघर्षी, चौथा है संयुक्त, पांचवा है द्विगुण व्यंजन। तो यहाँ पे पहले वीडियो में
इससे पहले जो मैं आपने दिया था कुछ कुछ जानकारी तो आपको हो ही गई होगी। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, मतलब कोई भी वर्ण हम उच्चारित करते हैं तो वो जो हमारे मुख के अलग अलग अंग हैं वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं इन वर्णों के उच्चारण में। तो ये आप वर्ग जरूर ध्यान रखिए, इसमें कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। टोटल मिला के 25 अक्षर हुए। ठीक, याद रखिएगा। तो का वर्ग में का खा गा गा अंगा, चा वर्ग में चा 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 इया, टा वर्ग में टा ठा डा डाणा, ता वर्ग में ता ता दा धन्ना, पा वर्ग में पा फा बा मा। ठीक, एकदम इजी है, ये आपको याद हो गया होगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब उच्चारित जब हम वर्ण उच्चारित करते हैं तो कभी हमको लगता है कि ये स्वर आ रहा है तो कभी लग रहा है व्यंजन आ रहा है। ठीक, मतलब अक्षर भीतर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं आता। ये 4 होते हैं, या रा ला वा। ठीक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ला क्या है, पार्श्विक, और रा क्या है, लुढ़िक लुढ़िक। ठीक, ये आपको याद रखना है। और या और वा जो है इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग जब नौ लिखते हैं तो अ की मात्रा लगाते हैं, और जो न और व लिखते हैं तो व ना, वो इसलिए स्वर के भी प्रयोग से नौ बनता है और व्यंजन के प्रयोग से भी नौ बन गया। ठीक, तो इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रकार है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो इससे ही पता चल रहा कि हमको इसमें ऐसा, मतलब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, कुछ व्यंजन होते हैं जब उनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो होती है मुख के किसी स्थान पर रगड़ती हुई बाहर आती, तो उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, शा 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 हा। आप इन सा में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ये हम लोग तालु से बोलते हैं, इसलिए तालव्य सा हो गया, ये दंत सा हो गया, और ये मूर्धन्य सा हो गया। ठीक, हा होता है, हा को हम लोग काकल्य व्यंजन बोलते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। हा को क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन, क्योंकि जब हा बोलते हैं तो काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं कि वायु का मुख के अंदर ही रह जाना। हा बोलिए, आपको लगेगा कि जो वायु होती है मुख के अंदर ही रह गई। ठीक, तो इसलिए इसे काकल्य व्यंजन बोलते हैं। तो उस व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम बात संयुक्त व्यंजन के बारे में करते हैं। संयुक्त मतलब सबसे पहले आप जानिए क्या होता है। संयुक्त मतलब होता है मिलकर बना हुआ, यानी जो व्यंजन होते हैं उस स्वर या व्यंजनों से इनका निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको तब समझ में आएगा। तो हमारे 4 वर्ण हैं जो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे छा से छतरी लिखा हुआ है तो इनका निर्माण किस वर्ण से हुआ है, तो का और शा से हुआ। ये कौन सा है, मूर्धन्य वाले सा। ठीक, तो ऐसे ही त और रा से त्र का निर्माण हुआ है, ज और यहाँ से ज्ञा का निर्माण हुआ है, शा और रा से श्रा का निर्माण हुआ है। ठीक, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछ लेते हैं कि या ऑप्शन में दे देंगे कि इस जो छा है इसका निर्माण किन 2 वर्णों से हुआ है, और ऑप्शन में अलग अलग अक्षर दे देंगे तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो आप ये चार्ट है इसको एकदम दिमाग में स्थिर कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रकार पे। तो हमारा 5वां है द्विगुण द्विगुण व्यंजन। इसको क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इसको नवविकसित भी कहते हैं। ठीक, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब जानते हैं कि ये होते क्या हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो पहले उठकर मूर्धा का स्पर्श करती है। ठीक, फिर झटके के साथ नीचे आती है, इसे ड और ढा बोलिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे व्यंजन के 5 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब मेन बात आती है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मैंने आपको पहले स्वर में बताया था ना, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर हमने 2 पार्ट किए थे, घोष और अघोष। ठीक, तो इसमें अघोष की बात करें तो स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वो होता है अघोष। ठीक, अब आप ध्यान रखिए, जो स्वर स्पर्श व्यंजन जो हमने पढ़े नहीं थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, यानी अगर जैसे का वर्ग है तो का खा। ठीक, पहला और दूसरा का खा। ठीक, और इसी तरह नीचे सारे वर्ण वो अघोष होते हैं। ठीक, समझ गए। और जो बाकी, जब 2 पहले वाले 2 क्या हो गए, अघोष, बाकी बचे कितने, 3, तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर, यानी गा घा अंगा, वो क्या हो गए हमारे, घोष या सघोष। ठीक, ये पॉइंट याद कर लीजिए, पहले दूसरे अघोष और बाकी के जो बचे वो घोष या सघोष। अब प्राणत्व, ये स्पर्श व्यंजन की बात हम कर रहे हैं। अब प्राणत्व के आधार पर उन्हीं स्पर्श व्यंजन में जो पहला, तीसरा, 5वां है वो अल्प प्राण होते हैं,
और महाप्राण दूसरा और चौथा व अक्षर जो होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको अंतस्थ व्यंजन मिलेगा, ऊष्म व्यंजन मिलेगा। ठीक, तो आप जो या रा लावा होते हैं ये क्या होते हैं? ये घोष यस घोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ठीक, आप ये याद कर लीजिए। और ये शाह होती है, तीनों शाह हैं, ये अघोष की श्रेणी में आते हैं और महाप्राण होते हैं। और जो हा है ये सघोष है, महाप्राण है। ठीक, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, तो आपको स्वर और व्यंजन के सारे भेद क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं कुछ अलग से व्यंजन पे, जैसे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब कोई व्यंजन, जैसे कोई व्यंजन पहले आधा लिखा हो फिर वही व्यंजन पूरा लिखा हो तो वो द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे कच्चा, बच्चा, तो यहाँ पे देखिए चा व्यंजन है ना, तो चा पहले आधा आया फिर इसी यही पूरा हो गया। देखिए यहाँ पे चा पहले आधा है फिर यही पूरा हो गया, तो ये मिलकर बना, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब आगे ये वर्ष व्यंजन। इसमें क्या होता है कि जो हम व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ जो हमारी होती है वो ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है। ठीक, जैसे रा और रा सा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये आज का जितना भी लेसन था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी अगर कोई आपको कमी लगे तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।